आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। रिप्रोडक्शन का मतलब था द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स ऑफ इट्स ओन काइंड। किसी भी जानदार की लाइफ की जो शराइत थी उनमें से एक शर्त ये है कि ये रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि उनकी नस्ल जारी रहे, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन लाजमी है। अब बैक्टीरिया भी जानदार हैं तो ये भी रिप्रोडक्शन करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये अलग कहानी है। क्योंकि बैक्टीरिया शुरू के जानदार हैं, इसलिए इनमें रिप्रोडक्शन का भी शुरू का तरीका मौजूद है, और शुरू का जो तरीका है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चंद बातें आपसे शेयर करते हैं, फिर इसके तरीके पर आते हैं। इसकी सबसे पहली पहचान ये है कि इसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एक ही पेरेंट जब हालात साजगार हो जाए या कंडीशन फेवरेबल हो जाए तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरी शर्त ये है कि इसमें आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग का मतलब ये है कि जितने बच्चे पैदा होंगे वो सारे आपस में भी हूबहू एक दूसरे की कॉपी होंगे और पेरेंट जैसे भी। ये तीसरा ये क्विक है। क्विक मींस इसमें टाइम कम लगता है, खासतौर पर बैक्टीरिया जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसमें बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है। और एक और खूबी इसकी ये है कि लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग। इसमें जो बच्चे पैदा होंगे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है जल्दी। तो इसमें समझो कि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन एक डिसएडवांटेज है इनके पास, वो है आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग का होना। एक जैसे बच्चे पैदा होना डिसएडवांटेज क्यों है? क्योंकि दुनिया का माहौल, ओवरऑल जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं। तो जानदार की नस्लों को चेंजिंग एनवायरनमेंट में अप टू डेट होते रहना पड़ता है, लेकिन इसमें ये अप टू डेट होने का मौका ज़रा कम मिलता है, क्योंकि माहौल चेंज हो गया, जानदार चेंज हुए बगैर नस्ल दर नस्ल सेम ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो इससे इनकी फिटनेस का मसला पैदा हो जाता है। माहौल चेंज हो ये ना हो तो चेंज शुदा माहौल इनकी नस्ल को एक्सेप्ट नहीं करेगा या उसमें सर्वाइव नहीं करेंगे, तो मसला है। तो इसके लिए इनके पास एक ही ऑप्शन है चेंज का, वो है म्यूटेशन। अगर म्यूटेशंस हो गई, स्पॉन्टेनियस चेंजेस आ गई तो ये अप टू डेट हो सकते हैं, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए कुदरत ने ही जानदारों में दूसरा ऑप्शन भी रखा, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग खूबियां हैं। इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत है, टू पेरेंट्स। दो पेरेंट्स की वजह से ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दो पेरेंट्स इकट्ठे हों, हालात साजगार हों, फिर वहाँ तो एक ही पेरेंट था, जब जी चाहे रिप्रोडक्शन कर दी। इसमें ये ड्रॉबैक है। दूसरा, इसमें नॉन आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, और यही इसका सबसे प्लस पॉइंट है। इसी की खातिर इसके सारी खामियों को पस मंजर से हटाया जा सकता है। नॉन आइडेंटिकल का मतलब ये है कि जितने बच्चे पैदा होंगे वो एक दूसरे से थोड़े थोड़े मुख्तलिफ होंगे। इस थोड़े मुख्तलिफ होने की वजह से क्या होगा, माहौल चेंज हो रहा है तो ये भी माहौल में जो मुख्तलिफ तो हैं, जो माहौल में फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं होगा वो छांटी हो जाएगा। तो इस तरह से हर आने वाली नस्ल पहली नस्ल से बेहतर होती चली जाती है और इम्प्रूवमेंट इसमें होती चली जाती है। और तीसरा हम कह सकते हैं ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है। स्लो हो या दो पेरेंट्स की ज़रूरत हो, ये ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन नॉन आइडेंटिकल होना ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इससे इनकी नस्ल को चेंजिंग इन्वायरमेंट में फिट रहने या अप टू डेट रहने में मदद मिलती है। अब बैक्टीरिया में कौन सा पाया जाता है? मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल है बैक्टीरिया में, लेकिन some methods of sexual reproduction have also been noticed and mentioned in our course. तो हम बैक्टीरिया पहले देखेंगे एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, फिर हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो पहले आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया।
मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और इसका जो तरीका यहाँ पर मौजूद है उसको बाइनरी फिशन कहते हैं। बाइनरी फिशन ये दरअसल एक तरह की माइटोटिक डिवीजन है, लेकिन माइटोसिस नहीं कहा जाता है, उसकी भी कुछ वजूहात हैं, आगे बताएंगे आपको। बाई दो को कहते हैं, बाइनरी का मतलब है दो में, फिशन का मतलब है टूट जाना, यानी एक पेरेंट बैक्टीरिया दो डॉटर बैक्टीरिया में टूट जाता है, ब्रेक होता है तो दो बैक्टीरिया बन जाते हैं, इसलिए इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये एक बैक्टीरिया मौजूद है, इस बैक्टीरिया में सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसका जेनेटिक मटेरियल तो है। ये जेनेटिक मटेरियल सबसे पहला जो काम होगा वो रेप्लिकेशन होगी इसकी। ये इसका डीएनए है और पहला स्टेप डीएनए रेप्लिकेशन होगी। अब रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन सेम चीजें हैं, लेकिन थोड़ा फर्क है। रेप्लिकेशन का मतलब है हूबहू कॉपी बनना, आइडेंटिकल कॉपी। सबसे पहले जिस बैक्टीरिया ने ग्रोथ मुकम्मल की है, हालात फेवरेबल हैं, फेवरेबल हालात कहें तो फौरन आपके जहन में चंद चीज़ें आनी चाहिए। एक, वहाँ खुराक फरावानी से दस्तयाब है, पानी मौजूद है, टेम्परेचर नॉर्मल है, पीएच नॉर्मल है, स्पेस मौजूद है, ये फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन शुरू होते ही बैक्टीरिया का जीनोम रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा। ये बैक्टीरिया का जीनोम है और इसकी रेप्लिकेशन का आगाज हो चुका है। ये रेप्लिकेशन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन देखते ही देखते क्या होगा, दो रेप्लिकास बनेंगे। एक जीनोम ओरिजिनल ये था, दूसरा जीनोम ये बन चुका है। जब ये रेप्लिकेशन तकरीबन कंप्लीट हो रही होगी, साथ में इसी बैक्टीरिया में एक अगला स्टेप भी चल रहा होगा। वो अगला स्टेप इलॉन्गेशन कहलाता है। पहले ये रेप्लिकेशन क्यों हुई? ताकि जो दो डॉटर बैक्टीरिया बने, उन दोनों को एक कॉपी मिलेगी, दूसरे को दूसरी कॉपी मिल जाएगी, एक जैसा जीनोम मिलेगा। इलॉन्गेशन में क्या होगा, सेल लंबाई में थोड़ा बढ़ जाएगा, और बढ़ने के लिए क्या होगा, ये जो पेरेंट सेल है अपने कुछ प्रोटीन्स और कुछ लिपिड्स को सेल मेम्ब्रेन में अंदर से ऐड करना शुरू करेगा। ऐड करने की वजह से ये लंबा होगा। अगर इस सेल में सेल वॉल भी थी तो क्या होगा, ये फर्ज करें सेल वॉल था, जब तक एलोंगेट नहीं हुआ था तो सेल वॉल इंटैक्ट थी, लेकिन जो ही एलोंगेशन शुरू हुई तो सेल मेम्ब्रेन नरम होने की वजह से वो एलोंगेट हुई, सेल वॉल बीच से ब्रेक हुई। सेल वॉल टफ चीज है, इसको बढ़ाया नहीं गया जानबूझ के, ये यहां से ब्रेक हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? सेल मेम्ब्रेन खींच के कह सकते हैं लंबी हो गई है, सेल वॉल में लचक कम होने की वजह से वो बीच में से ब्रेक हो गई, तो एलोंगेशन हो गई। एलोंगेशन के बाद अब क्या होगा, सेल डिवीजन शुरू हो जाएगी। अब सेल डिवीजन का आगाज इस तरह से होगा, बाहर से, अंदर से तो ये जीनोम को रेप्लिकेट कर चुका है, बाहर से सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होने का आगाज इस तरह से होगा। ये फर्ज करें हमारा सेल है बैक्टीरिया का जो एलोंगेट हो चुका है, सेल वॉल है ये ब्रेक हो चुकी है, और जीनोम दो में तकसीम हो चुका है, एक जीनोम ये है, दूसरा जीनोम ये है। इसी दौरान सेल डिवीजन का आगाज इस तरह से होगा कि सेल मेम्ब्रेन, जहां से सेल वॉल ब्रेक हुई थी, वहां से सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाएगी। हम इसी बात को यूं कह सकते हैं, ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन बिगिंस टू इन्वेजिनेट, अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाता है। धंसने का अमल जारी रहता है, और थोड़ी ही देर में ये जो सेल मेम्ब्रेन थी ये अंदर की तरफ धंसते हुए यूं हो जाती। ये दोनों साइड की इन्वेजिनेशंस एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी। सेल वॉल अभी भी ब्रोकन फॉर्म में है, ऐसे। अब क्या होगा, क्योंकि सेल डिवीजन अब शुरू हो चुकी है, तो इन्वेजिनेशन ग्रेजुअली एक दूसरे को टच करेगी। टच करने के बाद अब ये सेल दो हिस्सों में टूट जाएगा।
जब ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो यहाँ से, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में खूबी है कि वो जुड़ भी सकती है, टूट भी सकती है, तो यहाँ ये जुड़ जाएगी तो यहाँ से फिर टूट के अलग हो जाएगी। और इस तरह से एक डॉटर सेल ये और दूसरा डॉटर सेल ये, वही पेरेंट सेल डिवाइड हुआ है, इसलिए डॉटर सेल्स दोनों छोटे हो जाएंगे, पेरेंट के मुकाबले छोटे हो जाएंगे। और दोनों को सेल मेम्ब्रेन तो पूरी मिली है, सेल वॉल 3 तरफ की है, एक तरफ की नहीं। अब ये कहलाएगा डॉटर सेल। तो 2 एक जैसे डॉटर सेल्स बन गए। अब ये डॉटर सेल्स अगले 20 मिनट में अपनी ग्रोथ पर तवज्जो देंगे या खुराक खाकर साइज में बड़े होना शुरू हो जाएंगे। जब साइज में बढ़ रहे होंगे तो उस दौरान ये सेल वॉल भी ग्रो करना शुरू करेगी, और सेल वॉल की ग्रोथ कब मुकम्मल होगी, जब ये सेल अपने पूरे साइज को पहुंच जाएंगे तो सेल वॉल भी मुकम्मल हो चुकी होगी, क्योंकि 3 साइड की सेल वॉल थी, एक साइड की सेल वॉल नहीं थी जो इस तरह से बन चुकी। इस तरह से 2 मुकम्मल सेल वजूद में आ गए और ये दोनों सेल्स डॉटर सेल्स कहलाएंगे। और अब ये क्योंकि साइज पूरा कर चुके हैं इसलिए अब इन्हीं को पेरेंट सेल कहा जाएगा, क्योंकि दे आर नाउ रेडी टू डिवाइड अगेन। जिस तरह से ये डिवीजन हुई थी इसी तरह इनमें भी डिवीजन हो जाएगी, और इस तरह से 20 से 25 मिनट में एक सेल से 2 सेल्स बन जाएंगे। तो इनकी ग्रोथ रेट कितनी फास्ट है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 से 25 मिनट में ये डबल हो रहे हैं। ठीक हो गया बेटा? ये कौन सा तरीका था? बाइनरी फिशन, या इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब दूसरा मेथड है सर माइटोसिस और इसमें कोई फर्क नहीं है? हाँ, माइटोसिस और इसमें फर्क है। पहले तो यहाँ माइटोटिक अपरेटस का हमने जिक्र नहीं किया, माइटोटिक अपरेटस यहाँ नहीं, माइटोसिस में तो माइटोटिक अपरेटस होता है। दूसरा माइटोसिस स्लो प्रोसेस है, उसमें 24 घंटों से लेकर 30 घंटे लग सकते हैं। इसमें कितना टाइम लगा? 20 से 25 मिनट लगे। तो ये क्विक है, वो स्लो है। वहां पर बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं, उनको अलग करना एक इशू है, इसलिए माइटोटिक अपरेटस की मदद से अलग किया जाएगा। यहाँ तो एक ही क्रोमोसोम था इसलिए नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको बाइनरी फिशन कहा गया है। हम कह सकते हैं ये माइटोसिस की सिंपलेस्ट फॉर्म, माइटोटिक डिवीजन ही है लेकिन उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम नहीं हुए जो आमतौर पर माइटोसिस में होते हैं। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या नहीं है, और इसकी टाइप्स हैं तो कैसी हैं, प्रूफ क्या है, ये बड़ी बातें हैं डिस्कस करने वाली। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसको बाकायदा ये नाम क्यों मिला है? क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम 2 पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा हुआ है, कॉम्बिनेशन हुई, इसलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये भी जरा तवज्जो से सुनना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात यह है कि 2 पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होता है, उसी की वजह से ये पेरेंट से मुख्तलिफ हो जाता है। और मैंने शुरू में कहा था नॉन आइडेंटिकल बनते हैं, तो नॉन आइडेंटिकल बनने का तरीका ये है। सर पेरेंट्स कैसे निकलते हैं? मैं बताता हूँ, जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जेनेटिक मटेरियल पेरेंट का और ऑफ स्प्रिंग का और होता है, इसलिए मुख्तलिफ होगा। तो मैं अभी प्रोसेस बताऊंगा, आपको खुद समझ में आएगा। दूसरी बात क्या करना है, यहां पर बैक्टीरिया में मेल और फीमेल का कंसेप्ट नहीं है, नो मेल एंड फीमेल, इसलिए इनके लिए स्ट्रेन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेन्स, जिनको आप मेटिंग स्ट्रेन्स भी कहते हैं, जिनको आप प्लस माइनस स्ट्रेन भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इशारा बताता हूं। फर्ज करें ये एक स्पीशी है, ये भी उसी स्पीशी का बैक्टीरिया है, दोनों एक ही स्पीशी से था। स्पीशी पता है ना, एक जैसे।
एक जैसे बैक्टीरिया हैं, लेकिन इनके जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशंस की वजह से मामूली सा फर्क है, और इसलिए एक को प्लस दूसरे को माइनस स्ट्रैंड कहेंगे। तो एक ही स्पीशीज के दो मेंबर हों, दोनों में मामूली सा जेनेटिक डिफरेंस हो, ये स्ट्रैंड्स कहलाएंगे। और इनमें से एक का जेनेटिक मटेरियल दूसरे में मुंतकिल हो जाए तो दूसरा बिल्कुल चेंज हो जाए। देखें इस तरह से हुआ है, एक ने जेनेटिक मटेरियल दूसरे को शिफ्ट किया है, तो जो शिफ्ट कर रहा है उसको डोनर कहते हैं, जो रिसीव करता है उसको रेसिपिएंट कहते हैं। तो जो चाहूंगा बेटा आपके सवाल के जवाब देखें। फर्ज करें इसके पास प्लाज्मिड था, इसके पास नहीं था, या इसका प्लाज्मिड थोड़ा सा डिफरेंट था, इसका प्लाज्मिड और था। अब इसका प्लाज्मिड उधर गया तो पहले के मुकाबले में ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए अब ये जो इसके पेरेंट सेल था उससे डिफरेंट हो जाएगा। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुई है और इसीलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ऐसा नहीं होगा कि इसके सेल में जो एक्टिविटीज होंगे वो उसके पेरेंट के सेल में भी तो सेम नहीं होंगे, सेम हुए तो वो मैटिंग नहीं करेंगे, मामूली फर्क होना चाहिए। ये इतना बड़ा फर्क नहीं है कि हम इनको अलग स्पीशी कहते हैं, ठीक है। मामूली सा फर्क, माइनर डिफरेंस हो तो उसको सेम स्पीशी कंसिडर किया जाएगा, अलबत्ता स्ट्रेन अलग होगी उसकी। स्ट्रेन यहाँ पर यानी एक बड़े जानदारों के लिए एक और टर्म इस्तेमाल होती है, सब स्पीशीज, लेकिन इनके पास सब स्पीशीज में भी काफी फर्क होता है, लेकिन स्ट्रेन का मतलब है नेग्लिजिबल डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए इनको स्ट्रेन से। अच्छा, यहाँ पर ये डोनर रेसिपिएंट तक अपना जेनेटिक मटेरियल कैसे ट्रांसफर करता है, उसके हिसाब से इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीन टाइप्स होती हैं। एक है कॉन्जुगेशन, दूसरा है ट्रांसडक्शन और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। पहले इन तीनों में फर्क हम क्लियर कर लें, फिर हम इनके प्रोसेस की तरफ आएं। कंजुगेशन का मतलब है पेयर बनाना। यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल शिफ्ट हो रहा है डोनर से रेसिपिएंट तक, वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के जरिए होता है। किसके जरिए? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ये दोनों स्ट्रैंड्स नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के करीब आएंगे, सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू। पिलाई आपने नाम सुना हुआ है, पढ़ा भी था ना। पिलाई को जोड़कर एक ब्रिज बनाएंगे जिसके थ्रू दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा। उसी पिलाई के थ्रू जेनेटिक मटेरियल डोनर से रेसिपिएंट तक शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको कहेंगे साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के जरिए डोनर ने अपना डीएनए रेसिपिएंट तक पहुंचा दिया। दूसरा है ट्रांसडक्शन। अभी मैं मामूली फर्क बता रहा हूं। ट्रांसडक्शन में क्या होता है? डोनर से जेनेटिक मटेरियल रेसिपिएंट तक एक थर्ड पार्टी के जरिए पहुंचता है। किसके जरिए? थर्ड पार्टी। यानी एक डोनर है, एक रेसिपिएंट है, साथ में है, कोई ब्रिज नहीं बना, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ। कोई तीसरा एजेंट है जो डोनर से जीनोम लेकर रेसिपिएंट तक मुंतकिल करता है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल थ्रू थर्ड पार्टी। तीसरा है ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? डोनर डेड हो जाता है, मर जाता है, उसका जीनोम बिखर जाता है। वो बिखरा हुआ जीनोम रेसिपिएंट के अंदर डिफ्यूज होता है, तो हम इसको डिफ्यूजन कह सकते हैं। यानी यहां पर शर्त क्या है? दो बैक्टीरिया है, फर्ज कर लें, तफसील आगे हम पढ़ने वाले हैं। एक का जीनोम ये है, दूसरा का जीनोम ये है। ये दूसरा किसी भी वजह से मर गया, मरने के बाद इसका जीनोम पूरे का पूरा या इसका कोई टुकड़ा इसकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को क्रॉस करके अंदर पहुंच जाएगा और इसका हिस्सा बन जाएगा। तो अगर इस तरह से हुआ तो इसको डिफ्यूजन कहेंगे। अब यहां पर एक और नुकता, कंजुगेशन में इंटेंशनली अपने जीनोम को शिफ्ट किया जा रहा है, मर्जी से शिफ्ट हो रहा है, जबकि ये दोनों बाई चांस थर्ड पार्टी का मूड हुआ तो हो जाएगा मुंतकिल, नहीं तो नहीं। इधर ये मरेगा, उधर वो साथ में जिंदा रहेगा उसी के माहौल में, फिर डिफ्यूजन हुआ तो होगा, नहीं तो नहीं। तो ये दोनों बाई चांस है। पहला क्या है? इंटेंशनल है, अपनी मर्जी से किया जाएगा।
अच्छा, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र हुआ है। ये सेल वाला सेल मिल रहे हैं कि कैसे क्रॉस करेगा? डिफ्यूजन होगा बेटा, डिफ्यूजन मैंने कहा ना, ये मॉलिक्यूल के टुकड़े हो जाएंगे। तो अगर माहौल ऐसा मिल गया जहां छोटे टुकड़े हों और डिफ्यूजन भी हो सके तब होगा, वरना नहीं। इसीलिए तो मैं बाई चांस कह रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, कंजुगेशन से रिलेटेड बुक में इसको दो तरह से डिस्कस किया गया है। पहले इसके फिनोमेना का इशारा है, उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, उसके बाद प्रूफ है। हम प्रूफ को पहले पढ़ेंगे। डायरेक्ट प्रूफ क्या है? फर्ज करें ये हमारे पास प्लस स्ट्रैंड है और ये हमारा माइनस स्ट्रैंड है। इन दोनों के पिलाई है। पिलाई तो एक से ज्यादा हो सकते हैं ना। ये दोनों पिलाई एक दूसरे की तरफ बढ़ाएंगे और पिलाई का काम आपको मैं पहले बता चुका हूं। पिलाई एक दूसरे के साथ अटैच होने में भी मदद देते हैं, इनको सरफेस के साथ अटैच होने में मदद देते हैं, कॉलोनी फॉर्मेशन में भी मदद देते हैं, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद देते हैं। तो पहले दोनों के पिलाई आमने सामने आ गए। इसके बाद क्या हुआ? ये बैक्टीरियम अलग है, ये दूसरा बैक्टीरियम है और इसका पिल्लस और इसका पिल्लस आपस में मिल गए। मिलने के बाद अब ये बन गया कि नहीं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन गया। ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन गया। अच्छा, अब क्या हो रहा है? ये इसका जीनोम है, ये दूसरे का जीनोम है ना। सेंट्रल इनका डीएनए है। इसके पास प्लास्मिड है, फर्ज कर लें, इसके पास नहीं है। इसने प्लास्मिड की कॉपी बना ली। कॉपी बना ली, सेंट्रल उसकी नहीं बनी है। इसके बाद क्या हुआ है? ये बैक्टीरियम पहले की तरह है और ये दूसरा बैक्टीरियम, दोनों के पिलाई मिल चुके हैं और इसका ये जीनोम है, इसका ये जीनोम है। इसके पास दो प्लास्मिड बने थे, एक अपने पास रखेगा, दूसरा प्लास्मिड यहां से इस ब्रिज के जरिए ट्रेवल करके इधर आएगा। तो ये कौन सा बन गया? डोनर। ये कौन सा बन गया? रेसिपिएंट। इसके बाद ये ब्रिज टूट जाएगा। यहां से टूटने के बाद ये अलग हो गया अपने पिलाई समेत, ये अलग हो गया अपने पिलाई के समेत। लेकिन ये वाला जो डोनर था, डोनर पहले की तरह है, जबकि रेसिपिएंट पहले से बदल चुका है। कैसे बदला है? इसके पास पहले प्लास्मिड नहीं था, प्लास्मिड आ गया ना, तो जेनेटिक जो मटेरियल था वो मुंतकिल भी हुआ और एक में चेंज भी आ गया। इसलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंसीडर किया जाएगा। और यहां पर जीनोम किस प्रोसेस के जरिए शिफ्ट हुआ? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के जरिए। इसीलिए इस अमल को कंजुगेशन कहते हैं। यहां थोड़ी देर के लिए देखिए, कंजुगेशन का मतलब पेयर बनाना था। थोड़ी देर के लिए इन्होंने पेयर बना लिया और इस पेयरिंग के दौरान जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो चुका है, लिहाजा इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जी, प्लाज्मिड तो डिफेंस सिस्टम में काउंटर पे खाना सर, जी। तो इसके ट्रांसफर होने से जेनेटिक कैसे वेरिएशन आई? वेरिएशन ये आई कि पहले इसमें अपना डिफेंस करने का इंतजाम नहीं था, अब डिफेंस के काबिल हो गया, तो नया कैरेक्टर डेवलप हुआ ना। तो जो प्लास्मिड की वजह से पहले अपने आप को डिफेंड कर रहा था, वो ज्यादा समझो कि कामयाब था कि नहीं था। ये पहले डिफेंड नहीं कर पा रहा था, अब डिफेंस के काबिल हो गया, तो इसके सर्वाइवल रेट बढ़ गया। तो जेनेटिक मटेरियल में बेहतरी या चेंज से अच्छी खूबियां भी पैदा हो सकती हैं, बुरी खूबियां। ये नेचर फैसला करती है या एनवायरनमेंट फैसला करती है। जो भी नयापन आया है, वो नयापन उस जानदार को माहौल में फिट होने में मदद देता है, तो ये पॉजिटिव चेंज है और उसकी नस्ल आगे चलेगी। अगर कोई चेंज ऐसा, बाज़ औक़ात ये भी होता है, नेगेटिव चेंज भी आता है। नेगेटिव चेंज उसको कहते हैं जो जानदार को माहौल में फिट होने से रोकता है। तो जो फिट होने से रोकेगा वो मारा जाएगा, तो छांटी शुरू हो जाएगी। लेकिन छांटी फौरन नहीं होगी, नस्ल दर नस्ल छांटी चलेगी। सर हमारे पास जो ये पहला बैक्टीरिया वो तो उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आई ना सर? डोनर में नहीं है, तो इसका मतलब एक ही ऑफस्प्रिंग बनेगा? एक ऑफस्प्रिंग तो दो बने,
एक पहले जैसा बना, दूसरा पहले से मुख्तलिफ बना। दो डॉटर ये बन गए ना, अब ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये बाइनरी फिशन के जरिए मजीद डिवाइड हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, इसकी नस्ल पहले से बेहतर हो जाएगी, इसकी नस्ल अभी तक वैसी है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कभी उधर से इधर भी कोई चीज़ आ जाए, तो बेहतरी का इम्कान ये हम डिस्कस सर अगर दूसरे जो हमारे पास बैक्टीरिया उसमें भी प्लाज्मा पहले से मौजूद हो तो जो दूसरे से आएगा वो उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। अभी तो मैंने आपको पूरा एक सादा मिसाल बताया ना, बाज़ औक़ात इनके साइटोप्लाज्म का कोई टुकड़ा रेप्लिकेट होकर उधर जाता है, उसका इधर भी होता है। इस मिसाल में हमने एक्सचेंज नहीं बताया, इसमें एक तरफा है, एक डोनर है एक रेसिपिएंट है। बाज़ औक़ात एक्सचेंज भी होता है, उधर का टुकड़ा इधर लगा, इधर का टुकड़ा उधर जाकर लगा, तो क्या हुआ, दोनों चेंज हो गए, ये भी मुमकिन है। सर रेसिपिएंट के जीनोम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे? मेन जीनोम में नहीं आया, ये भी तो जीनोम है इसका, ये इजाफी जीनोम आ गया इसके पास, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ये हो गया, पहले नहीं था। इसके अलावा ओवरऑल एनवायरमेंटल स्ट्रेस के खिलाफ ये डिफेंड करने के काबिल हो गया, पहले नहीं था। सर बैक्टीरिया में पेलस तो एक से ज़्यादा होगा ना सर? ज़्यादा है, ज़्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 8 या 9 एक से ज़्यादा बैक्टीरिया से जुड़ सकता है? जी, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 ही जुड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि पिल्लाई को हमने जनरलाइज करके डिस्कस किया है। जो इस तरह साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाते हैं ये सेक्स पिल्लाई कहलाते हैं, ये आम पिल्लाई से अलग है, यानी ये सिर्फ इसी काम के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पिल्लस ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज नहीं बना सकता। कोई सरफेस के जोड़ने के लिए है, कोई कॉलोनी फॉर्मेशन के लिए है, वो वही काम करेंगे। ये जीनोम ट्रांसफर के लिए है, तो ये सिर्फ इसी दौरान एक्टिव होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक हो गया बेटा? सर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव होना जरूरी है? पॉजिटिव नेगेटिव तो हमने नाम रखा है, हमने अपनी पहचान के लिए रखा है, वरना बैक्टीरिया तो वो सिंपल है, उसको नहीं पता मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव एक सिंबल है जिसके जरिए एक ही स्पीशी में मामूली जो डिफरेंस है उसको हाईलाइट किया गया है। सर उसको कैसे पता चलता है कि मतलब ये कंजुगेशन होना? हाँ, ये सारे इसको पता कैसे चलता है ये जरा देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बात की, ये बैक्टीरिया हैं तो एक ही माहौल में होना पहली शर्त, दूसरा आइडियल कंडीशन में होना दूसरी शर्त, फिर बाई चांस ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ये सेक्स पिलाई ही आसपास आए तो फिर ये जुड़ जाएंगे। तो इन कांटेक्ट आने के बाद ये रिएक्शन हो जाएगा और जुड़ जाएंगे, फिर इधर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनेगा। इस दौरान ये अपने, क्योंकि अब नया एक सिलसिला शुरू हो गया ना, फिर ये ट्रांसफर करेगा। तो कंडीशंस विल डिक्टेट